हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ रहे थे। इससे पहले जो है एक दो वीडियो जो बना चुके हैं। तो आज हम लोग इससे पहले मौर्य काल के जो अभिलेख रहे हैं उनके विषय में हम लोगों ने जाना, और अशोक के अभिलेख के विषय तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद आज हम लोग खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में कहा जाता है कि 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना खारवेल, और ये उड़ीसा का जो खारवेल है ये उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग का ये जो है शासक था खारवेल, तो ये उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। तो कलिंग के का इतिहास है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है भारत के इतिहास में। तो ये 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना और 24वें वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेती वंश का था। शासन के पांचवें वर्ष खारवेल ने नंदों द्वारा खुदवाई गई तनसूली नहर को अपनी राजधानी में मिला लिया। संभवतः 7वें वर्ष में खारवेल ने अपना विवाह लड़क हथी सिंह राजा की कन्या से किया था। अपने शासन के 8वें वर्ष में खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर बराबर पहाड़ी, जो कि गया में आज पड़ता है, को जीत लिया था। अपने शासन के 9वें वर्ष में खारवेल ने ब्राह्मणों को सोने का कल्प वृक्ष भेजा था। शासन के 11वें वर्ष में खारवेल ने लकड़ी से निर्मित 1300 वर्ष पुरानी केतुभद्र की प्रतिमा के साथ जुलूस निकाला था। 12वें वर्ष खारवेल ने उत्तरापथ पर आक्रमण करके अंग और मगध से कीमती उपहार को प्राप्त किया था। इसके बाद 13वें वर्ष में खारवेल का झुकाव धर्म की ओर हो गया था। उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहोरा का निर्माण कराया था। संभवतः खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उदयगिरी का हाथी गुम्फा अभिलेख भारतीय इतिहास में मौर्यों के पतन और गुप्तों के उदय के पूर्व के अधिकार के युग में प्रकाश डालता है। यानी कि जो खारवेल का जो इतिहास है वो मौर्यकालीन साम्राज्य का जब पतन हो रहा था या हो गया था, और गुप्तों के उदय के जो पूर्व का टाइम पीरियड होता है, मौर्यों के पतन के बाद का और गुप्तों के उदय के पूर्व का टाइम पीरियड होता है, उसमें भारतीय इतिहास में क्या हलचल थी, किस प्रकार की घटनाएं घटी, उसके विषय में जो प्रकाश डालने का काम करता है वो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसके द्वारा प्रकाश पड़ता है। तो दोस्तों, ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में कुछ विशेष जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके विषय में ये था। अब इसके बाद हम लोग गुप्तों के विषय में पढ़ेंगे। तो गुप्तों के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुप्त काल के, उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। यह गुजरात के गिरनार का शासक था। यह उज्जैन का शकवंशीय शासक था। इसके द्वारा लिखा गया अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र का पुष्यगुप्त को गवर्नर नियुक्त किया था। ये जानकारी गिरनार अभिलेख से प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र का पुष्यगुप्त को गवर्नर नियुक्त किया था। पुष्यगुप्त गवर्नर ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक ने तुशास्क को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको? तुशास्क को। इसने सुदर्शन झील से नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया था। रुद्रदामन ने सुमी शाह को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था। ये 150 AD की बात है। तो इस प्रकार से ये रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख के विषय में ये जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में अभिलेख लिखवाया गया था। तो ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति होता क्या है, इस बारे में थोड़ा सा जान लें कि प्रशस्ति का मतलब होता है मतलब प्रशंसा करना, यानी उनकी तारीफ करना, उनकी तारीफ में कुछ लिखना, प्रशंसा करना, इसे प्रशस्ति कहा जाता है। तो प्रयाग में जो है इसको
बाद में स्थापित कराया गया था, पहले ये कौशाम्बी में स्थापित कराया गया था। तो आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह अभिलेख मूलतः कौशाम्बी में स्थापित था, यानी कि मूल रूप से इसको कौशाम्बी में स्थापित किया गया था। बाद में अकबर के द्वारा इसे प्रयाग में स्थापित करा दिया गया था। जब इसे बाद में जो है इसकी खोज हुई, तो जब प्राप्त होने के बाद इसको अकबर के द्वारा कौशाम्बी से मंगा करके प्रयाग से ही कुछ दूर पर जो है इलाहाबाद से, जो प्रयागराज आज कहलाता है, यहाँ से इसके बराबर में जब हम पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कौशाम्बी ज़िला पड़ता है। तो ये उस समय भी कौशाम्बी के ही नाम से जाना जाता था। तो कौशाम्बी से इसको मंगवा करके मूल रूप से कौशाम्बी में स्थापित था, बाद में इसे अकबर ने इलाहाबाद में मंगवा करके अपने किले में लगवाया था। यह गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त का अभिलेख था। तो ये जो है गुप्त वंशीय शासक रहा है समुद्रगुप्त, उसके द्वारा जो है ये उसका अभिलेख रहा है। यह अभिलेख हरिशेण जैन के द्वारा चंपू शैली में लिखवाया गया था। इस अभिलेख को लिखवाने का जो काम किया था, यानी कि इसको खुद समुद्रगुप्त ने नहीं लिखवाया था, बल्कि हरिशेण जैन नाम के जो इनके दरबार में रहते थे, उनके द्वारा इसे चंपू शैली में लिखवाया गया था। प्रशंसा, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा करना होता है। इसी स्तंभ में जहांगीर ने भी अपना एक लेख लिखवाया था। इसके बाद आ जाता है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर एमपी में पड़ता है दोस्तों, तो इसे जो है मंदसौर अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो यह मंदसौर एमपी से प्राप्त हुआ था, मंदसौर एमपी में पड़ता है। यह कुमारगुप्त का अभिलेख है, कुमारगुप्त के द्वारा इसे लिखवाया गया था। इसमें रेशम बुनकरों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह बुनकर गुजरात के लाख प्रदेश से आकर मंदसौर में बस गए थे और यहीं पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। यहीं पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। यह अभिलेख वत्स भट्टी के द्वारा लिखा गया था। ये इस अभिलेख को जो कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है, इसे लिखने का काम जो किया गया था, तो ये वत्स भट्टी के द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकेंड या विक्रमादित्य का मेहरौली लौह स्तंभ लेख। तो चंद्र नाम के शासक का इसमें उल्लेख मिलता है। जब यह अभिलेख लिखा गया था उस समय इसके शासक की मृत्यु हो चुकी थी, यानी कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जब जो लिखा जा रहा था यह अभिलेख, उस समय चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु हो चुकी थी। तो चंद्र नाम के शासक की पहचान चंद्रगुप्त सेकेंड या विक्रमादित्य के रूप में की गई थी। आज विद्वानों में सहमति हो चुकी है। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ यानी कि सौराष्ट्र और भितरी यानी कि गाजीपुर। जूनागढ़ सौराष्ट्र में पड़ता है और भितरी यूपी के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में पड़ता है। भितरी नाम की जगह है। तो ये भितरी स्तंभ अभिलेख, ये दो प्रकार के स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त के पाए गए हैं। स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र का में जूनागढ़ अभिलेख और भितरी यानी कि गाजीपुर का में पाया जाने वाला भितरी स्तंभ अभिलेख। तो ये दो नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख और भितरी स्तंभ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के समय में हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की थी। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद आ जाता है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। एरण भी एमपी में पड़ता है। तो भानुगुप्त नाम का शासक हुआ है गुप्त काल में, जिससे एरण अभिलेख इसके समय का पाया जाता है। तो उसके समय में जो जानकारी प्राप्त होती है, हूणों के आक्रमण के समय भानुगुप्त के एक सामंत गोपराज की मृत्यु हो गई थी। यानी कि जब हूणों ने आक्रमण किया था तो उसमें जो इनका एक सामंत रहा है, भानुगुप्त का एक सामंत रहा है, भानुगुप्त के सामंत की हूणों के आक्रमण के समय मृत्यु हो जाती है और उसकी जो पत्नी रहती है वो उसकी चिता में सती हो जाती है। तो गुप्त काल में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो अभिलेख में सती होने का ये पहला
इस प्रकार से पहली बार सती प्रथा का उल्लेख अभिलेख से प्राप्त होता है। पहली बार सती प्रथा का उल्लेख अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बाद आ जाते हैं हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। यह अभिलेख एमपी के विदिशा में बेसनगर से प्राप्त हुआ है। यह हेलियोडोरस द्वारा लिखा गया था। हेलियोडोरस का यह अभिलेख है जो कि एमपी के विदिशा में बेसनगर पड़ता है, बेसनगर से प्राप्त हुआ है और इसे हेलियोडोरस के द्वारा लिखा गया है। यह शुंग शासक काशीपुत्र भाद्रभद्र के दरबार में आ गया था। बाद में काशी का पुत्र भागभद्र के दरबार में बाद में आ गया था, शुंग शासक था जो कि, और ये था हेलियोडोरस, यानी कि हेलियोडोरस यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत था। हेलियोडोरस ने कृष्ण या भागवत के सम्मान में गरुड़ स्तंभ को लिखवाया था। यानी कि उस समय जब कृष्ण की जो है पूजा होती थी या भागवत की पूजा होती थी, तो कृष्ण या भागवत के सम्मान में गरुड़ स्तंभ को लिखवाया था। किसने? हेलियोडोरस ने, जो कि यूनानी शासक एंटियोकस का ये राजदूत था। तो इस प्रकार से जो हेलियोडोरस के विषय में ये इतने जो है गुप्त काल के अभिलेख हैं, इनके विषय में से ये जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख आ जाता है। तो ऐहोल अभिलेख के विषय में देख लेते हैं। यह अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इस अभिलेख का लेखक कीर्ति जैन था। इसी अभिलेख में कालिदास और भैरवी का उल्लेख भी प्राप्त होता है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के किनारे पराजित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख है, इससे भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों जो है यहाँ पर जो हम लोग इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ रहे थे, तो इतिहास के स्रोत के में अभिलेखों के विषय में हम लोग जो है पढ़ रहे थे। तो अभिलेख समाप्त हो गए। ये इतने अभिलेख पाए गए हैं जो कि पूरे हो चुके हैं। ये मुख्य अभिलेख हैं। ऐसे तो बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये मुख्य जो जितने भी अभिलेख थे उनके विषय में मैंने यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिक्कों के विषय में। तो हम अगली वीडियो में आएंगे तो सिक्कों के विषय में हम लोग जो है जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों जो है आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बेल के आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बहुत सारी डिटेल जो है निकाल करके लानी होती है, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जो लोग भी नए हों, और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। और इसके साथ साथ हमारी वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखा करें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना किया करें। ये बस इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कोई भी इशू हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।